हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है और आज हम हमारे शीयर स्ट्रेंथ के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए वेन शीयर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब एक सवाल पैदा होता है कि हम इस टेस्ट के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। हमने ट्रायंगल शीयर टेस्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बारे में क्यों पढ़ा? क्योंकि सबसे अच्छा टेस्ट जो रियलिटी की कंडीशंस को सिमुलेट करा के चलता है वो वही है, ट्रायंगल शीयर टेस्ट। उसके बाद हमने डायरेक्ट शीयर टेस्ट के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। डायरेक्ट शीयर टेस्ट जो था वो बहुत ही सिंपल था परफॉर्म करने के लिए एंड इट वाज द ओल्डेस्ट टेस्ट, ठीक है। तो उसके बारे में भी, तो इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? ये एक सवाल पैदा होता है, ये जरूरी है, हमारे मन में सवाल पैदा होने जरूरी है, राइट? तभी हम अंदर से जिंदा है। कोई ना कोई सवाल हमारे मन में पैदा होना चाहिए, उसका किसके पास जवाब हो ना हो इट्स नॉट नेसेसरी, पर सवाल हमारे मन में आने चाहिए, राइट? तो ये टेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ क्लेज होती हैं जैसे सॉफ्ट सैचुरेटेड मेरीन क्ले, उन क्लेज के अनडिस्टर्ब्ड सैंपल को लेबोरेटरी में ले जाके उसके शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है। उसका अनडिस्टर्ब्ड सैंपल लेबोरेटरी में लेके जाना बहुत ही मुश्किल है और आपको पता है कि जो शीयर स्ट्रेंथ है इट इज डन ऑन अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स, राइट? शीयर स्ट्रेंथ जो होती है, शीयर स्ट्रेंथ इज टेस्टेड ऑन अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स, टेस्टेड ऑन अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स, राइट? अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स पे हम शीयर स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे पास क्लेज होती हैं जैसे सॉफ्ट सैचुरेटेड मेरीन क्ले। अगर एग्जाम में सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले भी आ गया तब भी आपको उसको टिक कर देना है, राइट? बट बेटर एग्जांपल वुड बी सॉफ्ट सैचुरेटेड मेरीन क्ले। ये कुछ ऐसी क्लेज होती हैं जिनके अनडिस्टर्ब्ड सैंपल को लैब में लेके जाना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट? सॉफ्ट सैचुरेटेड मेरीन क्ले, ठीक है। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स of these clays is very difficult. Obtaining undisturbed samples of these clays is very difficult. और shear strength टेस्ट किस पे करनी है हमको? किस पे? अनडिस्टर्ब्ड सैंपल पे। और इसका अनडिस्टर्ब्ड सैंपल लैब में लेके जाना बहुत ही मुश्किल है। और आपको पता है जैसे हमने टेस्ट की परफॉर्म किए थे, ट्रायंगुलर शीयर टेस्ट और डायरेक्ट शीयर टेस्ट, ये दोनों टेस्ट एक लैब टेस्ट है। और इसका सॉफ्ट सैचुरेटेड मेरीन क्ले, इन तरह की क्लेज का लैब में सैंपल लेके जाना बहुत मुश्किल है अनडिस्टर्ब्ड। तो क्या करें? फील्ड में टेस्ट कर लो, फील्ड में उसकी शीयर स्ट्रेंथ डिटरमिन कर लो। एक हमारे पास बड़ी वेन होती है, क्या होती है वो, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे हम फील्ड में ही शीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, और इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो सॉफ्ट सैचुरेटेड क्लेज की शीयर स्ट्रेंथ हम फील्ड में ही डिटरमिन कर सकते हैं। किस टेक्निक से आपको बताऊंगा मैं। तो मेनली ये डिवाइस, ये वाला टेस्ट डिवाइस तो इन क्लेज के लिए हुआ है जिनके अनडिस्टर्ब्ड सैंपल को लैब में लेके जाना बहुत मुश्किल है। पर हम फिर भी ये जो वाला टेस्ट है इसको, जैसे मैंने आपको बताया, फील्ड में करते हैं और इसका लैब में भी हम टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। लैब में भी अगर मतलब आपसे पूछा जाए कि इसका लैब में टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है कि नहीं, यस यू विल से कर सकते हैं। बस वेन जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, उसका साइज छोटा हो जाता है। फील्ड में साइज बड़ा, लैब में साइज छोटा। अब इस टेस्ट को करते क्या है, वेन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो होती क्या है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स डिस्कस दिस वेन शीयर टेस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वेन होती है। वेन क्या होती है? एक स्टील की रॉड होती है, राइट? ये पूरा मैं आपको वेन का apparatus बता रहा हूं। एक स्टील की रॉड होती है, ठीक है। उस स्टील की रॉड के ऊपर
हमने 4 ब्लेड्स को वेल्ड किया होता है, 4 स्टील प्लेट्स। ये स्टील की एक रॉड है और इस स्टील की रॉड के ऊपर हमने 4 प्लेट्स, 4 स्टील की प्लेट्स, 4 स्टील प्लेट्स को वेल्ड किया हुआ है एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बनाऊं एक आइसोट्रोपिक व्यू इसका मैं अगर बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि जैसे लेट्स से एक ये राइट, इट वुड बी बेटर अगर मैं इसको इस साइड बनाऊं। एक बार ईएस में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें वेन शीयर टेस्ट, ईएस मेंस में, जिसमें जो वेन शीयर टेस्ट का जो भी डायग्राम है उसको बनाने के लिए कहा था। अब ये जो है इसको वैसे तो एज ए स्ट्रेट लाइन ही बना देते हैं, पर शो करने के लिए दैट इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप मैंने इसको ऐसे बना दिया, राइट, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन जाए इसलिए। तो ये ऐसे एक हमारे पास वेन है, राइट, और इस साइड फिर कुछ इस तरीके की हो जाएगी। somewhat like this। ये ऐसी एक हमारे पास वेन है, राइट। तो ये मैंने क्या बनाया हुआ है, ये जो मैंने इस कलर से बनाया है, इस मार्कर से, ये वाले कलर से बनाया मैंने, ये एक वेन की मतलब 2 वेन्स हैं ये एक तरीके से अगर मैं कहूं तो। ये वेन्स किस तरीके से वेल्ड की हुई है पहले उस तरीके को आप समझ लें कि ये मान लीजिए मेरे पास ये एक स्टील रॉड है मेरे पास, ठीक है। इस स्टील रॉड पे एक इस तरफ वेल्ड की हुई है, राइट, एक इस तरफ बिल्कुल इसके सामने ऑपोजिट एक इस तरफ वेल्ड की हुई है, एक इस तरफ, ठीक है, और एक इस तरफ। 4 होगी, ये वाली वेन, ये वाली वेन, ये वाली वेन और ये वाली वेन, ठीक है। अब जो मैंने इस कलर से ये वाली वेन बनाई है, राइट, दिस वन, ये वाली वेन कौन सी है कि ये एक स्टील रॉड है, इस स्टील रॉड के जो 2 ऑपोजिट वेन्स है, एक ये वाली और एक ये वाली, राइट, एक इस साइड होगी और एक इस साइड होगी। दोनों को अगर मैं आइसोट्रोपिक, इसका फ्रंट व्यू नहीं बनाया मैंने, ये मतलब एक एंगल से देख रहे हैं हम उसको हम कहते होते हैं आइसोट्रोपिक व्यू। तो वो जब मैंने बनाया है, क्योंकि बुक में ऐसा बना हुआ है, राइट, तो ज्यादातर इसका जो प्रचलित है स्कीमेटिक डायग्राम वो कुछ ऐसी है, तो इसलिए मैंने ऐसी बनाई है ताकि अगर एग्जाम में या कहीं पे भी आए, अगर एग्जाम में आप कोई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, किसी एई का मेंस का एग्जाम है या ईएस का मेंस का एग्जाम है, कोई भी जो मेंस का एग्जाम है उसमें आपको बनानी पड़ जाए या किसी पेपर में आपको दी जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये क्या आ गया, ठीक है ना। इसलिए मैंने एक आइसोट्रोपिक व्यू बनाया है। तो इस रॉड के एक ये वाली और एक ये वाली ऑपोजिट जो वेन्स है वो इससे दर्शाई जा रही है, ये वाला जो कलर है, ठीक है, एक इस साइड आ गई और एक इस साइड आ गई। सिमिलरली जो मैंने ऐसे ग्रीन से बनाई है, दैट इज जो ये वाली थी, इसके ये दोनों तो कवर होगी, ये वाली और ये वाली, तो ये वाली एक इधर सामने वाली साइड और एक पीछे वाली साइड, ये 2 वेन्स रह गई थी, इनको मैंने ऐसे ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट, ऐसे ग्रीन से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एक इस साइड रह गई रॉड के और एक इस साइड रह गई, टोटल 4 वेन्स यहां पे अब मैंने बनाई हुई है, ठीक है। अब हम इसमें करते क्या, ठीक है, ये आपके अब दिमाग में बन गया होगा कि एक स्टील रॉड है, इस पे 4 वेन्स वेल्डेड है, दिस 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 एंड दिस। अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्टील रॉड को ऊपर हैंडल लगा होता है, उससे हम इसको घुमाएंगे, टॉर्क देंगे इसको, ठीक है, एक टॉर्क लगेगी ओवरऑल, ये जो वेन्स है सारी वेन्स घूमेंगी, राइट, घूमेगी। क्या कर रहे हैं हम, टॉर्क दे रहे हैं, उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं, अप्लाइड टॉर्क, अप्लाइड टॉर्क, एक टॉर्क देंगे, ठीक है, घुमाएंगे कहने का मतलब, ठीक है, घुमाएंगे, ये इस रॉड को घुमाएंगे, उसकी वजह से सारी वेन्स घूमेंगी, ठीक है। जब ये वेन्स घूमेगी उससे होगा क्या, कौन सा टेस्ट पढ़ रहे हैं हम, वेन
शीयर टेस्ट। जब हम वेन्स को घुमाएंगे तब जो वेन्स घूम रही हैं वो सॉइल को शीयर करेंगी। शीयर का क्या मतलब, सोम में पढ़ते हो और पता नहीं किस किस जगह पे आप पढ़ते हो शीयर, आरसीसी में पढ़ते हो, राइट, सोम स्ट्रक्चर, आरसीसी स्टील, सॉइल, राइट, एफएम में भी, हमारे जो सिविल के सब्जेक्ट्स उनमें तो शीयर बहुत यूज होता है, राइट, शीयर फोर्स, शीयर स्ट्रेंथ। शीयर का मतलब क्या हुआ फिर, शीयर का मतलब होता है कट जाना, शीयर कर दिया, काट दिया। हमारी जो वेन्स है, जब हम वेन्स को घुमा रहे हैं तो वो सॉइल को काट रही है। वेन्स जब ये स्टील की रॉड घूम रही है तब वो सॉइल को जिस डायरेक्शन में ये घूम रही है उस डायरेक्शन में जो इसके साथ वाला सॉइल है उससे काट के लेके जा रही है, शीयर कर दिया, काट रही है, शीयर काट रही है वो उसको। इसलिए वेन शीयर टेस्ट, जब वेन्स घूम रही हैं इस डायरेक्शन में जो घूम रही है अपने साथ सॉइल को शीयर करके लेके जा रही है, अपने जो इधर वाला उसका सॉइल है, जो इसके साइड वाला सॉइल है उससे काट रही है, इसलिए शीयर कर रही है। वेन शीयर टेस्ट है ये, राइट। वेन्स यूज हो रही है इसमें, जो वेन्स है वो सॉइल को शीयर कर रही है, इसलिए वेन शीयर टेस्ट, राइट। तो अब ऐसे अप्लाई टॉर्क और वेन्स घूमती हैं, शेयर कर रही हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया। अब हम इसके मैथमेटिकल पार्ट पे आएंगे और उस मैथमेटिकल पार्ट से हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो उस फॉर्मूले की अब हम बात करते हैं। अगर इसके पैरेलल ही मैं बनाऊं तो ये कुछ, इसको मैं रब करके बना देता हूं क्योंकि इस साइड में फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा। आपको एक अंडरस्टैंडिंग अब बन चुकी है कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, राइट। रटा नहीं रहा हूं मैं, समझा रहा हूं हो क्या रहा है। तो जैसे देखिए ये हमारी एक वेन है, ठीक है, दिस इज आवर वेन। तो ऐसे ओवरऑल जब वो घूमेगी, शेयर करेगी, तो एक मैं ऐसे ले रहा हूं कि एक जो क्रॉस सेक्शन होगा सॉइल का उसके ऊपर कैसे कैसे शेयर फोर्सेस लग रही होंगी, राइट। उस शेयर फोर्सेस के हिसाब से हम देखें कि क्या टॉर्क लग रही है, उस टॉर्क से हम आगे फिर हमारी जो शेयर स्ट्रेंथ है उसको निकालेंगे। तो देखिए इसके ऊपर क्रॉस सेक्शन जब मैंने ले लिया, जो तो साइड फेस उन पे तो कांस्टेंट, ये जो शेयर स्ट्रेंथ डायग्राम, शेयर जो इसका, हाँ, शेयर स्ट्रेंथ इस पे मतलब कैसे कैसे वेरी कर रही है वो जो ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इट इज एज्यूम्ड, ठीक है। एक्चुअल में कैसी होती है दैट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उस पे डिबेट की जा सकती है कि ऐसी होगी वैसी होगी, बहुत ही फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगी। ये जो मैं बना रहा हूँ दिस इज एन एज्यूम्ड शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, एज्यूम्ड शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, एज्यूम्ड शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, एज्यूम्ड है ये, ठीक है। और इस एज्यूम्ड शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक्चुअल जो शेयर स्ट्रेंथ है हमारी उसको निकालेंगे। तो इस साइड जो इसके साइड्स हैं उस पे तो एक कांस्टेंट, तो उसका एक कारण भी है कि हम ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो साइड्स है ये एक पर्टिकुलर, बीच में अगर ऐसे स्टील रॉड हो तो एक डिस्टेंस पे है, वो एक ही डिस्टेंस पे रह रही है, इसलिए कांस्टेंट मान रहे हैं हम उस पे साइड्स पे। पर जो ऊपर और नीचे वाला सॉइल है ना, इसके इधर जो सॉइल होगा, राइट, अगर मैं इससे बनाऊं तो इधर जो सॉइल है दैट इज एट ए डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये वाला डिफरेंट पे, ये वाला डिफरेंट पे, ये वाला डिफरेंट पे, इसलिए इस पे जो शेयर स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है। और कैसे वेरी करती है, कुछ इस तरीके से, 0 एट द सेंटर एंड मैक्सिमम एट द एजेस, ठीक है, इस तरीके से वेरी करती है, 0 एट द सेंटर, मैक्सिमम एट द एजेस, जैसे ऊपर मैंने बनाया वैसे ही नीचे भी। आई कैन रब दिस, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, एज्यूम्ड शेयर स्ट्रेस टाउ से रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन है ये, राइट। नाउ
इस पे कैसे वेरी करेगी? मैक्सिमम एट द एजेस, जीरो एट द सेंटर, मैक्सिमम एट द एजेस, जीरो एट द सेंटर, कुछ इस तरीके से वेरी करेगी। ठीक है, अब ये बनाने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये हो सकता है आपको कम दिखाई दे रहा हो, ये थोड़ा सा बड़ा, पर वो थोड़ा बनाने में ही दिक्कत है, राइट। एक्चुअल में ये और ये इट विल बी सेम। ठीक है, अगर मैं इसको सही तरीके से बनाऊं, इट विल बी सेम। नाउ इट्स मोर करेक्ट। चलिए, इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे। आप मतलब समझिए, राइट। नो, अब हम टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क T1 हम कहेंगे जो साइड्स पे लग रही है, T2 जो टॉप एंड बॉटम कंबाइंड। ठीक है, और टोटल टॉर्क T। टोटल टॉर्क जो T है, इसके दो कंपोनेंट T1, ये T1 कौन सा कंपोनेंट मैंने आपको बताया, जो साइड्स पे है, प्लस T2 कौन सा कंपोनेंट है, जो टॉप एंड बॉटम दोनों के लिए है। ठीक है, अब बात की जा रही है जब T1 की, जब हम बात करते हैं T1 किसके इक्वल आएगा, जो साइड्स पे है, किसके इक्वल आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। लिखते हैं, हर एक चीज को हम धीरे धीरे तोड़ के आगे बढ़ते रहेंगे। टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क। ओके, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज व्हाट, किसकी बात कर रहे हैं, शियर स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ की टर्म में या स्ट्रेस की टर्म में फोर्स को लिखना है आपको, तो वो क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस टाउ इनटू एरिया। और वो फोर्स किस डिस्टेंस पे लग रही है, वो फिर हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अगर जो मैं इसका आपको एग्जैक्ट ही बताऊं तो ये R क्रॉस F इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, पर अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टाउ इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। नाउ टाउ तो ओके, टाउ है ही शियर स्ट्रेंथ, ये हम ऐसे कर देंगे, एंड में इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, शियर स्ट्रेंथ को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, और शियर स्ट्रेस इन जनरल को, जो कि वेरी करती रहती है, उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पर यहां क्योंकि हम शियर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो एंड में जो टाउ है उसको ऐसे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अभी हम टाउ ले लेते हैं, राइट। नो, टाउ इंटू एरिया, ये साइड वाला एरिया, साइड वाला इट इज, अब जो हमारा सॉइल जिसकी हम बात करें, जिसपे हमने शियर स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी बनाई है, एक आप इसको अज्यूम करिए कि सिलेंडर है। ठीक है, जब वेव्स घूम रही हैं तो वो एक कौन सा एक शेप है जिसको वो क्रिएट कर रही हैं, सिलेंड्रिकल शेप को। वेव्स ऐसे घूम रही हैं, ऐसे, राइट। वेव्स जब ऐसे घूम रही हैं, रॉड सीधी है, ऐसे वेव्स घूम रही है, सिलेंड्रिकल शेप बन रही है। तो सिलेंड्रिकल शेप का जो साइड का एरिया ये वाला है, क्या है वो, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, क्योंकि एक सिलेंड्रिकल शेप बन गई, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और वो क्या होता है, 2πr/h। इसका रेडियस r होगा अगर, राइट। इधर मैं लिख देता हूं, रेडियस r और जो टोटल हाइट है दिस इज h, रेडियस r एंड टोटल हाइट इज h। तो एरिया क्या होगा, 2πr/h, सिंपल है, 2πr/h इंटू r, यहां पे कैपिटल 2πr/h, एरिया लिखा गया इंटू डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे लग रही है, ये सारे का सारा डिस्टेंस जो है इट इज कांस्टेंट। देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं इस फोर्स की, सेंटर से r डिस्टेंस, फिर r इज रेडियस इंटू r, तो ये आ गया टाउ इंटू 2πr²h। ओके फाइन। नाउ अब हम बात करेंगे T2 जो कि टॉप एंड बॉटम दोनों पे लग रही है। T2 विल बी इक्वल टू, अब यहां पे वेरी कर रही है, तो क्या करें, किसी एक एलिमेंट का ले लेते हैं, किसी एक डिस्टेंस पे तो कांस्टेंट है ना, तो उस डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अलोंग द रेडियस वेरी कर रही है, पर अगर
मैं एट डिस्टेंस आर देखूं, वो तो कांस्टेंट है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो एट डिस्टेंस आर मैं डी आर की स्टेप ले लेता हूं, ठीक है। तो वो अगर मैं आपको विजुअलाइज कराना चाहूं वो कैसे कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के मिडल से मैंने आर डिस्टेंस पे एक सर्कुलर स्ट्रिप ले ली, एक सर्कुलर स्ट्रिप, ठीक है। उस सर्कुलर स्ट्रिप की थिकनेस भी है छोटी सी डी आर, वेरी वेरी स्मॉल, डी आर टेंड्स टू जीरो, वेरी वेरी स्मॉल। आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। आर डिस्टेंस पे एक डी छोटी सी स्ट्रिप ले ली हमने, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका एरिया क्या होगा, स्ट्रिप का कैसे कैलकुलेट करते होते हैं एरिया, उसका पेरीमीटर इनटू उसकी थिकनेस। पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर इनटू उसकी थिकनेस क्या है डी आर, 2 पाई आर डी आर। तो इसको मैं बना के भी दिखा देता हूं। इट विल बी लाइक कि हमने जो आर डिस्टेंस पे एक सर्कुलर स्ट्रिप ली है, दिस इज अ सर्कुलर स्ट्रिप, आर डिस्टेंस पे हमने ली है, राइट। आर इसका रेडियस है, डी आर इसकी थिकनेस है। हमने आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस की एक स्ट्रिप ली है, डी आर थिकनेस, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस की एक स्ट्रिप ले ली। इसका फिर हम देखेंगे T2 क्या, वो क्या होगा टाउ इंटू एरिया, एरिया क्या होगा इसका 2 पाई आर डी आर इंटू डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे लग रही है आर पे, ठीक है। पर ये तो सिर्फ इस एलिमेंट का हुआ जो कि आर डिस्टेंस पे है। अगर पूरे का देखना है तो क्या करना होगा, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंटीग्रेट इट। ये ध्यान दीजिए जो मैंने यहां पे आर डिस्टेंस पे लिखा है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि यहां पे ही सिर्फ एक तरफ से आर डिस्टेंस पे लिया, ये क्योंकि मैंने ऐसे सर्कुलर स्ट्रिप ली है, बीच में ये एक रॉड है, ठीक है। अब रॉड तो आप भूल ही जाओ, एक सिलेंडर क्रिएट हो चुका है। सेंटर से आर डिस्टेंस पे जब मैं ये ले रहा हूं तो ये अलोंग द पेरीमीटर ले रहा हूं, चारों तरफ है ये। तो इधर लिखा तो आर डिस्टेंस इधर है, पर ये आर डिस्टेंस इधर भी होगा जब मैं स्ट्रिप की बात कर रहा हूं। तो 0 टू आर जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये वाला डिस्टेंस इधर से भी कवर हो रहा है, इधर से भी कवर हो रहा है, और धीरे धीरे पूरा डिस्टेंस कवर हो गया, पूरा टॉप का सरफेस कवर हो गया, 2 पाई आर डी आर। इसकी फिर क्या करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन। अगर पूरा आपको पूरा टॉर्क निकालना, पूरा राइट, पूरा टॉर्क निकालना कहां से कहां तक, 0 टू आर, 0 टू कैपिटल आर। नो ये +1 +2 में हमने बहुत इंटीग्रेशन करी है इस तरह की T2 इक्वल टू नाउ दिस, ये तो हमने, अभी मैं ये भी बता दूं कि ये T2 हम क्या कर रहे थे टॉप एंड बॉटम। ये जो मैंने यहां पर लिखा है टाउ इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू आर, ये किसके लिए हमने करा था टॉप के लिए, और सिमिलरली बॉटम के लिए भी वही होगा, जो टॉप के लिए कहानी है वही बॉटम के लिए है। तो इंटू 2 कर दो, इंटू 2। तो यहां पे क्या गया 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इसकी इंटीग्रेशन, टाउ तो है ही राइट, टाउ तो है ही, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रॉम 0 टू आर। तो ये T2 विल बी इक्वल टू टाउ इंटू आर का, आर स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा r³ 3, ठीक है। और जब हम इसमें एलिमेंट पुट कर देंगे 0 टू आर, इट विल बिकम कैपिटल R³/3, सिंपल इंटीग्रेशन राइट, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। टाउ इंटू 4 पाई R³/3, ये सिंपल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन, टाउ इंटू 4 पाई R³/3, ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसको भी रब कर देता हूं, I can rub this। तो अब हमारे पास दो टोटल टॉर्क आ गई, T1 + T2, ये भी आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। तो ये दिस इज T1, ये मैं इसको लिख देता हूं यहाँ। नो इसको T1 को मैं लिखूंगा, T1 इज राइट, इधर मैं स्पेसिफाई कर देता हूं क्योंकि इस
डिस्कशन को हम आगे भी बढ़ाएंगे। T1 जो है इट इज फ्रॉम साइड्स एंड T2 दिस इज टॉप एंड बॉटम, राइट। नाउ T will be equal to T1 plus T2. So tau into 2 pi r square into h. अब जो जनरल फॉर्मूला है इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल H एंड कैपिटल T, D की फॉर्म में, डायमीटर की फॉर्म में होता है वो, तो हम उसको वैसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो T इज इक्वल टू T1 अगर मैं बात करूं टाउ इंटू 2 पाई r क्या होता है D बाई 2, तो D स्क्वायर बाय 4, तो पाई H D स्क्वायर, D स्क्वायर बाय 4 2 से कट जाएगा, इट विल बी 2 पाई H D स्क्वायर बाय 2, सिंपल मैथमेटिक्स। सो टाउ इंटू पाई H D स्क्वायर बाय दिस इज T1। अब इसकी जरूरत नहीं है, हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, टाउ इंटू पाई डी एच स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर एच बाय 2 एंड अब हम T2 की बात करेंगे। T2 विल बी टाउ इंटू 4 पाई 4 बाई 3 इंटू पाई इंटू R होगा D बाई 2, सो D क्यूब बाई 8, ये कट जाएगा, इट विल बी T2 विल बी इक्वल टू टाउ इंटू पाई D क्यूब बाई 6, ये आ गया। दिस इज टॉप एंड बॉटम दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन है T2। नाउ दिस कैन बी डब्ड, इसका हमने इस्तेमाल कर लिया। नाउ तो ये टोटल टॉर्क हो जाएगा T इक्वल टू T1 प्लस T2, इट विल बी इक्वल टू टाउ इंटू यहां पे पाई डी स्क्वायर, इसको हम ले लेते हैं कॉमन, इंटू H बाई 2 प्लस दिस विल बी D बाई 6, राइट। तो यहां पर शीयर स्ट्रेंथ अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो इसको इधर ले जाओ, शीयर स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाउ, तो टाउ को हम S से रिप्लेस कर देंगे, S shear strength will be equal to T by pi D square into H by 2 plus D by 6. This is our final formula. Shear strength इस केस में we can determine S is equal to T by pi D square into H by 2 plus D by 6. ठीक है, टोटल टॉर्क जो हमने ऊपर से लगाया है, ठीक है। अब ये जो वाला हमने केस करा था, अभी हमारा जो वेन शीयर स्ट्रेंथ की कंप्यूटेशन है वो खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो ये वाला हमने केस किया ना, दिस इज कि अगर जो इसका टॉप एंड बॉटम है दोनों ग्राउंड के एक लेवल के नीचे दबे हुए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमने ये वाला केस किया, शीयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू T बाय पाई डी स्क्वायर इनटू H बाय 2 प्लस D बाय 6। फिर क्या हो कि अगर जो इसका टॉप है वो ग्राउंड के नीचे दबा हुआ ना हो, ठीक है, इट इज अबव द ग्राउंड लेवल, तो उस केस में हम अपनी शीयर स्ट्रेंथ को क्या लिखेंगे? उस केस में होगा क्या? ये जो ऊपर मैंने ऐसे डायग्राम बनाई है ना, शीयर स्ट्रेंथ जो ऊपर से रेजिस्टेंस मिल रही है, राइट, इस ब्लेड्स को घूमने में बाय सॉइल, वो सॉइल अब दे ही नहीं पाएगा। क्यों? सॉइल है ही नहीं यहां पे, ये ग्राउंड लेवल के ऊपर है, ये ग्राउंड लेवल के ऊपर है तो सॉइल है नहीं, यहां पे सॉइल है नहीं तो यहां पे रेजिस्टेंस देगा ही नहीं, तो सिर्फ बॉटम पे रेजिस्टेंस मिलेगी, यहां पे रेजिस्टेंस मिलेगी नहीं, ठीक है। तो उस केस में जो T2 हमने टाउ इंटू पाई डी क्यूब बाय 6 लिखा था, दैट विल नॉट बी पाई डी क्यूब बाय 6। यहां पे अगर आपको याद हो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि टॉप एंड बॉटम दोनों की हमको शीयर रेजिस्टेंस लेनी थी, पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ बॉटम की आएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई जो हमने यहां से यहां किया था ना T2 को ऑब्टेन करने के लिए, वो नहीं होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई जो यहां पे किया था नहीं होगा, मतलब 2 से एक्चुअल में अब डिवाइड करना होगा नए फॉर्मूले को ऑब्टेन करने के लिए। ये तो है फॉर टू वे शेयरिंग, इसका प्रॉपर नाम होता है, दिस फॉर्मूला इज फॉर टू वे शेयरिंग। जो इसका टॉप एंड बॉटम दोनों ग्राउंड लेवल के नीचे है तो उसको हम कहते हैं टू वे शेयरिंग। टू वे, दोनों ऊपर और नीचे दोनों से हो रही है, टू वे शेयरिंग। पर यहां पर अगर सिर्फ वन वे शेयरिंग हो रही हो सिर्फ नीचे से, फिर यहां पे 2 से हमको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, तो 2 से यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, मतलब यहां पे पाई डी क्यूब बाय 12 आता।
2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए पाई डी क्यूब बाय 6 आ गया, ना करते तो पाई डी क्यूब बाय 12। तो इसलिए जो भी हमने यहां पर फॉर्मूला डिराइव किया फॉर टू वे शेयरिंग, उसी से हम याद रखेंगे कि वन वे शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर वन वे शेयरिंग अगर मैं बात करूं, इट विल बी एस विल बी इक्वल टू टी बाय पाई डी स्क्वायर इंटू एच बाय 2 प्लस यहां पर डी बाय 6 इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अगर ना करते तो डी बाय 12 आता, तो डी बाय 12 यहां पर बस इतना डिफरेंस है कि डी बाय 6 की जगह डी बाय 12 आएगा। और एक और डिफरेंस होगा कि यहां पर h की जगह h1 होगा, यहां पर भी इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगा ताकि आपकी निगाह जाए कि कौन सी चीज डिफरेंट है। डी बाय 12 यहां पर डी बाय 6, बस ये डिफरेंट है। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया h1 होगा यहाँ पे। h1 क्यों? क्योंकि एक मतलब ऊपर है ना, ये जो वेन्स का सरफेस है इट इज अबव द ग्राउंड, तो ये कितनी हाउ मच इट इज इमर्ज्ड इन ग्राउंड, पहले तो इसकी पूरी की पूरी हाइट इमर्ज थी वेन की ग्राउंड के नीचे, अब जब इसका टॉप ऊपर है थोड़ा सा तो पूरी की पूरी हाइट तो इमर्ज नहीं होगी, उसका कुछ पार्ट होगा, ठीक है। तो वो पार्ट जो हाइट नीचे होगी ग्राउंड की वो ही शेयर करेगी ना, तो h1, ठीक है। h1 ऑफ कोर्स लेस देन h, ऑफ कोर्स है ये तो, ठीक है ना। तो एस इज इक्वल टू टी बाय पाई डी स्क्वायर इनटू h1 बाय 2, h1 जो हाइट बिलो द ग्राउंड होगी वेन्स की, प्लस डी बाय 12, ठीक है। सिंपल है ये तो इससे हम कर लेंगे हमारा ऐसे वन वे शेयरिंग का फॉर्मूला डिराइव हो गया हमारा, वन वे शेयरिंग। अब इससे एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, आई थिंक ईएस के प्री में आया हुआ है कि इससे हम लिक्विड लिमिट भी डिटरमिन कर सकते हैं बाय वेन शियर टेस्ट। वो कैसे? देखिए इसको मैं रब कर देता हूं ताकि लिख सकूं, पहले आपको समझा देता हूं। वेन शियर टेस्ट से हम लिक्विड लिमिट भी डिटरमिन कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमको पता है कि लिक्विड लिमिट के ऊपर शियर स्ट्रेंथ ऑफ आवर सॉइल इज 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपको पता है शियर स्ट्रेंथ एस क्या होगी, 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उस वाटर कंटेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेंथ यहां पे 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाती है, वो वाटर कंटेंट क्या होगा? इट विल बी लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो एक बार ईएस के प्री में आ गया तो कहीं पर भी आ सकता है, राइट। स्पेशल गेट में हो सकता ना आए क्योंकि ईएस के प्री से डायरेक्टली गेट वाले कॉपी नहीं करते, ठीक है। जो दूसरे एग्जाम वाले हैं वो कॉपी कर लेते हैं, गेट वाले नहीं करते कॉपी, वो अपना खुद ही उनका क्वेश्चन बैंक होता है, खुद ही अपने तरीके से वो क्वेश्चन बनाते हैं ना। तो ये इधर ही फिर मैं लिख देता हूं, वी हैव सफिशिएंट स्पेस, लिक्विड लिमिट कैन बी डिटरमिन्ड बाय वेन शियर टेस्ट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी है मैंने यहां पे, दैट लिक्विड लिमिट कैन बी डिटरमिन्ड बाय वेन शियर टेस्ट। कैसे? वो मैंने आपको बता दिया, दैट लिक्विड लिमिट जो हमारी शियर स्ट्रेंथ होती है वो होती है 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे आप जो शियर स्ट्रेंथ 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर किस वाटर कंटेंट के कॉरस्पॉन्डिंग है, उस वाटर कंटेंट को आप लिक्विड लिमिट बोल दोगे, राइट। लिक्विड लिमिट। यहां पे जो टॉर्क हम अप्लाई करते हैं, आई कैन नाउ रब दिस, टॉर्क जो मैंने आपको बताया था ऊपर से हम अप्लाई करते हैं, इट इज उसका जो रेट होता है, रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, मतलब उसको किस हम घुमाते हैं किस रेट से, उसकी बात कर रहा हूं। रेट ऑफ एप्लीकेशन स्टील रॉड को ऊपर से जो घुमाते हैं, रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क इज 6 डिग्री पर
मिनट, राइट। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो उस हिसाब से 0.1 डिग्री पर सेकंड हो गया ये, 6 डिग्री पर मिनट, इसको ऐसे हम घुमाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस टेस्ट इज मेनली यूज्ड फॉर फील्ड टेस्ट, ठीक है, फॉर फील्ड tests of to determine, mainly used in field to determine हमने किस कंडीशन में अपनी शीयर स्ट्रेंथ को डिटरमिन किया है, अनट्रेन्ड कंडीशन में। तो जो शीयर स्ट्रेंथ हमने यहां पे लिखी है, उसकी जगह अगर अनट्रेन्ड कोहेजन आपसे पूछ ली जाए, इट विल बी सेम, क्योंकि हमने किया था यूयू टेस्ट। यूयू टेस्ट को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं यहां पे, ध्यान दीजिए। एक चीज मैं दूसरी से जोड़ रहा हूं, बुक में दिया हो इट डजंट मैटर, आपका खुद का दिमाग चलना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके दिमाग में सवाल आने चाहिए, उन सवालों से ही आप इन तरह के कंक्लूजन पे पहुंचोगे। कुछ नहीं कर रहे हम, यहां पे जो यूयू टेस्ट किया था उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं ऑन सॉफ्ट सैचुरेटेड मेरीन क्ले, वो कर रहे हैं हम, राइट। ये आपको किसी बुक में स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, पर मैंने आपको बता दिया। दिस टेस्ट इज मेनली यूज्ड इन फील्ड टू डिटरमिन अनट्रेन्ड शीयर स्ट्रेंथ, अनट्रेन्ड शीयर स्ट्रेंथ, या सिर्फ शीयर स्ट्रेंथ भी कह दिया जाए, क्योंकि बुक में सिर्फ शीयर स्ट्रेंथ लिखा होता है, तब भी आप टिक कर दोगे, राइट। अनट्रेन्ड शीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले, सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले, राइट, mainly used in field to determine undrained shear strength of soft saturated clay। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको फील्ड में भी हम यूज कर सकते हैं, फील्ड में तो करते हैं, लैब में भी यूज कर सकते हैं। बस फील्ड में साइज इतना होता है वेन का, लैब में इतना रह जाता है, ठीक है, साइज इतना रह गया, बस यही फर्क होता है। कैन बी यूज्ड, दिस टेस्ट कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड इन लैब, ज्यादा यूज हम फील्ड में करते हैं। एप्लीकेशन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो ही खुद में बहुत जानने के लिए कि फील्ड में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लैब में अनडिस्टर्ब्ड सैंपल इसका ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए दिस टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन लैब, ठीक है। बस जो वेन का साइज है उसका फर्क होगा, जैसे मैंने आपको बताया। नाउ ये आई थिंक मैंने स्टेटमेंट लिख दी थी कि अनडिस्टर्ब्ड इसका सैंपल ले जाना मुश्किल होता है, राइट। अगर जो मैंने पहले लिखी हुई थी स्टेटमेंट सुन में, अगर बाई चांस ये नहीं लिखी हुई तो आप अपने तरीके से ऐड कर लेना अपनी तरफ से। नाउ ये अब हमने कर लिया। अब वेन शीयर टेस्ट, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको बताया। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता वेन शीयर टेस्ट से, ठीक है। नाउ अब वेन शीयर टेस्ट तो जो हमने कवर कर ही लिया है, तो जो मेन 3 तरीके के टेस्ट हमको पढ़नी है इस शीयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में, वो हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं, उनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूंगा, ताकि अगर पेपर में उसका नाम आ गया तो आप घबराना चाहोगे कि ये क्या गया, हमने तो ये कभी देखा ही नहीं। इसलिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको उनके बारे में देना चाहूंगा। एक टेस्ट होता है टॉरियन और रिंग शीयर टेस्ट, टॉरियन और रिंग शीयर टेस्ट। ये क्या होता है, इसमें हमको जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत गहराई में नहीं जाना, बस एक ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लेना है। इसमें क्या होता है कि हम अपने सॉइल को ज्यादा स्ट्रेन दे सकते हैं, ठीक है, उसकी ज्यादा स्ट्रेन तक हम उसको लेके जा सकते हैं। तो ये काम आएगा जैसे कि लूज हैंड हमारी होती है, लूज हैंड में स्ट्रेन होती रहती है, तो 20 to 25% पे हम कह देते हैं दैट ओके, आप इस पे शीयर स्ट्रेंथ मान लो, ठीक है। पर इसमें काबिलियत तो है ना कि वो स्ट्रेन उसकी होती रहे।
ठीक है। तो इन तरीके के जो सॉइल होते हैं उनके लिए ऐसा टेस्ट, टॉरिन और रिंग शीयर टेस्ट, जो कि काफी स्ट्रेन दे सकता है हमारे सॉइल को, वो काम आता है। ठीक है, तो टॉरिन और रिंग शीयर टेस्ट, ठीक है, मैंने आपको बताया कब काम आता है। अब बात आती है कि एक और हमारे पास टेस्ट होता है, ट्रू ट्रायगियल शीयर टेस्ट। ट्रू ट्रायगियल शीयर टेस्ट ये भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम जैसे कि जो हमारा कन्वेंशनल ट्रायगियल शीयर टेस्ट होता है, आपके सिलेबस में सिर्फ कन्वेंशनल ट्रायगियल शीयर टेस्ट है जो कि हमने पढ़ा था, उसको इन जनरल कन्वेंशनल ट्रायगियल शीयर टेस्ट भी कह देते होते हैं। कन्वेंशनल मतलब जो चलता आ रहा है, कन्वेंशनल एक जनरल इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जो रीति रिवाज के हिसाब से चलता आ रहा है, राइट। तो जो कन्वेंशनल ट्रायगियल शीयर टेस्ट है वो तो वही जो हमने पढ़ा था, जिसमें सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, जो हमने एजम्पशन मानी थी जब हम एक्चुअल में उसका जो स्ट्रेस वेरी कर रहे थे उसकी, राइट, जब उसका स्ट्रेस ब्लॉक बना रहे थे, हम स्ट्रेस ब्लॉक बना के हम एक्चुअल कह रहे थे कि हम 2 डायमेंशनल ही स्ट्रेस एलिमेंट लेंगे, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3। तो उसी हिसाब से हमने अपने ट्राई शीयर टेस्ट को भी कंडक्ट किया था, आपको याद हो। पर ये जो ट्रू ट्राई शीयर टेस्ट होता है इसमें हम सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं। सिग्मा 1 तो जो ऊपर से लग रहा है, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 इनको हमने इक्वल माना था। पर जो ट्रू ट्रायगियल शीयर टेस्ट है इसमें कुछ ऐसा apparatus होता है इसका, जो सिग्मा 2 है उसकी वैल्यू वी कैन वेरी डिफरेंट देन सिग्मा 3। सिग्मा 2 कैन बी डिफरेंट देन सिग्मा 3 इसमें ट्रू ट्रायगियल शीयर टेस्ट में। इसके अलावा हॉलो सिलेंडर टेस्ट होता है, हॉलो सिलेंडर टेस्ट, प्लेन स्ट्रेन टेस्ट, इनमें भी हम सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। इनका जो यूज है मेनली, इन तीनों में भी मेनली जो यूज किया जाता है दैट इज ट्रू ट्रायगियल शीयर टेस्ट। ये यूज किसके लिए किया जाता है? फॉर रिसर्च पर्पजेस। उसके अलावा ये बहुत कम यूज किया जाता है, राइट। इट इज मेनली यूज फॉर रिसर्च पर्पजेस। नो, ये हो गया। इसके अलावा एक और टेस्ट है डायरेक्ट सिंपल शीयर टेस्ट। डायरेक्ट सिंपल शीयर टेस्ट, इसमें जैसे कि ट्रायगियल शीयर टेस्ट में हमने ट्रू वर्ड ऐड किया था, यहां पे डायरेक्ट शीयर टेस्ट में हमने सिंपल वर्ड ऐड कर दिया, डायरेक्ट सिंपल शीयर टेस्ट। ये जो डायरेक्ट सिंपल शीयर टेस्ट है ये नॉर्वे, स्वीडन, यूएसए जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल। इस टेस्ट में जैसे कि आपको पता है कि जो डायरेक्ट शीयर टेस्ट है वो जब हम शीयर कराते हैं, जो उसका अपर ब्लॉक शीयर कराते हैं, राइट, तो उससे क्या होता है कि उससे जो स्ट्रेस कंसेंट, जो उसकी एजेस हैं उस पर एक स्ट्रेस कंसेंट्रेशन बन जाती है। ठीक है, एजेस पे जो स्ट्रेस कंसेंट्रेशन बन जाती है उसकी वजह से एक्चुअल में जो उसकी शीयर स्ट्रेंथ है उससे कम ही शीयर स्ट्रेस हमको बताता है वो टेस्ट। ठीक है, उस चीज को ये वाला टेस्ट डायरेक्ट सिंपल शीयर टेस्ट उस चीज को रिमूव करता है कि जो एजेस पे जब हम उसको शीयर कर रहे थे तो उसकी जो एजेस थी उस पे एक एडिशनल शीयर स्ट्रेस आ रही थी, उस चीज को ये वाला टेस्ट डायरेक्ट सिंपल शीयर टेस्ट ये रिमूव करता है। तो आपके एक तरीके से इंटरव्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरव्यू में अगर आप उनको ये बात बताओगे डायरेक्ट सिंपल शीयर टेस्ट ये वाली जो लिमिटेशन थी डायरेक्ट शीयर टेस्ट की उसको रिमूव करता है, देन आपका मतलब बहुत मान लिया जाएगा कि आपको बहुत कुछ आता है। और ऊपर से आप ये भी बता दो कि नॉर्वे, स्वीडन, यूएसए इन कंट्रीज में ये वाला टेस्ट जो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, तो एक एज है आपकी दूसरे कैंडिडेट से। ठीक है, नाउ इससे हमारा जो मेनली शीयर टेस्ट किस किस तरीके के हैं वो हमने कवर कर लिए। वेन शीयर टेस्ट में, वेन शीयर टेस्ट से रिलेटेड एक बात है जो मैं आपसे अभी डिस्कस करना चाहता हूं, वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी वैसे तो हम पढ़ते हैं दैट अनकन्फाइंड, हमने इसका जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यूसीएस अनडिस्टर्ब्ड टू यूसीएस रिमोल्डेड।
ये वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सेंसिटिविटी का, कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से हम निकालते हैं इसकी। ओके, पर सेंसिटिविटी इट इज ऑल्सो गिवन इन फॉर्म ऑफ shear strength, अनडिस्टर्ब shear strength ऑफ, उसको हम Cu भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था इट इज कि ये जो यू टेस्ट है उसको रेप्लिकेट किया जा रहा है, तो यहां पे shear strength जो कि इट विल बी इक्वल टू Cu अनड्रेन्ड कोहेजन, क्योंकि फाइव तो 0 होता है, राइट, उसको रेप्लिकेट किया जा रहा है इसमें। तो इसलिए प्योर क्लेज के लिए ही है ये टेस्ट, वेन शीयर टेस्ट, इसको दिमाग में रखना है आपको। वेन शीयर टेस्ट सिर्फ उन क्लेज के लिए है जो कि सैचुरेटेड हो, सॉफ्ट सैचुरेटेड, स्पेशली सॉफ्ट सैचुरेटेड क्लेज लाइक मेरीन क्लेज, उनके लिए ही है ये, ठीक है, जिनका हॉरिजॉन्टल मोहर फिलर एनवेलप आए उनके लिए है ये। अगर इसमें सैंड या सिल्ट मिक्स है तो फिर नहीं हम इसको कर सकते, फिर इसमें जो एरर्स आएंगे दैट विल बी, वो बहुत मतलब बड़े बड़े एरर्स आ जाएंगे, उसके लिए फिर आप ये टेस्ट नहीं कर सकते, राइट। नाउ यूसीएस अनडिस्टर्ब टू यूसीएस रिमोटेड। नाउ तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया एस विल बी इक्वल टू सी यू प्लस सिग्मा एन बार टेन फाइव यू इक्वल टू 0, तो एस इज इक्वल टू सी यू, क्योंकि यू टेस्ट में भी ऐसा होता था, इसलिए इसमें भी ऐसा है, तो सी यू अनडिस्टर्ब्ड अपॉन सी यू रिमोल्डेड। आप अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाले फॉर्मूले से भी लिखोगे फिर भी ये वाला फॉर्मूला आएगा, क्योंकि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूसीएस किसके इक्वल होता है 2Cu, तो 2 और 2 कट जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो ये आ जाएगा। पर ये वाला फॉर्मूला मैं इसलिए लिख पा रहा हूं ताकि आगे वाली मैं चीज लिख सकूं रिलेटेड टू वेन शीयर स्ट्रेंथ, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वेन शीयर स्ट्रेंथ, राइट। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं दैट इट इज रेशियो ऑफ वेन शीयर स्ट्रेंथ, पूरा लिख ही देता हूं ताकि एग्जाम में जैसा मर्जी पूछा जाए यू कैन डू इट, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है, कैसे मर्जी पूछ ले, हमको क्या, हमको आता है। वेन शीयर स्ट्रेंथ अनडिस्टर्ब्ड टू वेन शीयर स्ट्रेंथ रीमोल्डेड, वेन शीयर स्ट्रेंथ रीमोल्डेड इन रीमोल्डेड कंडीशन। इसका मैंने याद रखने का तरीका भी बताया था सेंसिटिविटी का, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था। सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ऊपर यू नीचे आर, हम जब मैं आपको कहूंगा यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, यू आर, यू पहले यू फिर आर, यू ऊपर यू नीचे आर, यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, यू पहले फिर आर, यू आर राइट। नो, इसका हमने ऐसे कर लिया। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं ताकि वेन शीयर स्ट्रेंथ को आगे मैं कंटिन्यू कर सकूं। सेंसिटिविटी की ही बात हो रही है, ऑफ कोर्स सेंसिटिविटी विल बी इक्वल टू वेन शीयर स्ट्रेंथ, हमने क्या पढ़ता है, इट इज इक्वल टू टी बाय पाई डी स्क्वायर इंटू एच बाई 2 प्लस डी बाई 6, और टू वे के केस में दिस इज इन टू वे एंड वन वे के केस में डी बाई 12, ठीक है, और एच की जगह H1। तो जो वो वाली कंडीशन है नीचे जो है क्या है, ये दोबारा से लिख देता हूं मैं, टू वे शेयरिंग वाला लिखता हूं मैं, क्या था वो, शीयर स्ट्रेंथ टी बाय पाई डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डी बाई 6 ये वाला फॉर्मूला किया। अब अनडिस्टर्ब्ड और रिमोल्डेड की कंडीशन दोनों में ये तो सिर्फ क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टीज है, पाई डी स्क्वायर इनटू एच बाई 2 प्लस डी बाई 6, ये तो कट जाएगा, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, सॉइल की कंडीशन पे थोड़ी ना डिपेंड करती है। वेन का क्रॉस सेक्शन कैसे है, वेन के डायमेंशंस कैसे हैं, उस पर डिपेंड करती है, तो ये तो कट जाएगा नीचे वाला पार्ट, तो ये कट जाएगा। ये जब कट जाएगा तो ओवरऑल जो हमारी सेंसिटिविटी होगी, ये शीयर स्ट्रेंथ लिखी है मैंने, शीयर स्ट्रेंथ, यहां पे सेंसिटिविटी एस के पैर के नीचे, एस के पैर में टी, ये है सेंसिटिविटी, ये है शीयर स्ट्रेंथ सेंसिटिविटी, दिस विल बी इक्वल टू, ये तो कट गया तो टी की रेशियो आ जाएगी, टी मतलब टॉर्क इन अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन, मतलब अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में कितनी टॉर्क लगानी पड़ी सॉइल को फेल करने में, अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन 2
टॉर्क इन रीमोल्डेड कंडीशन। ये आ गया आपका, ठीक है। तो इसी से आपका जो शीयर स्ट्रेंथ वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। अब अगले लेक्चर में हम अर्थ प्रेशर की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अर्थ प्रेशर की डिफरेंट थ्योरी है। मुझे कई बच्चों ने कहा भी था कि जो अर्थ प्रेशर में उनको डिफिकल्टी आ रही है। मुझको फ्रैंकली वो टॉपिक काफी आसान लगता है, बट आई अंडरस्टैंड कि कुछ को डिफिकल्टी आ सकती है। तो इसके बाद वैसे भी उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने का सेंस बनता है, तो उसके बाद वो वाला जो चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो दिस वाज द शीयर स्ट्रेंथ वाला चैप्टर। अगले लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया अर्थ प्रेशर को हम कंटिन्यू करेंगे, अर्थ प्रेशर को शुरू करेंगे रादर। फॉर दिस लेक्चर इट्स दिस मच। थैंक यू वेरी मच।